दिल्ली की 7 सीट, अगले 1 घंटे में प्रचार थमेगा। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग होगी 10 तारीख को। पश्चिमी यूपी का इलाका है, लेकिन हमें लगता है कि इस पर चर्चा शुरू करें अगले आधे घंटे तक। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो कौन कौन सी सीट है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद का, और यहीं से सफर शुरू होता है। जिन 10 सीटों पर वोट पड़ने हैं उसमें स्क्रीन पर आपके आ रहा है गाजियाबाद, उसके आगे बढ़िएगा तो मेरठ। ये देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, ये दिल्ली से सटा हुआ नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्सा है जो 10 सीटें हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर का दंगों का साया इस पूरे चुनाव पर है। बिजनौर सटा हुआ इलाका है। मेरठ धीरे धीरे दिल्ली के नजदीक आ रहे हैं। बागपत अजीत सिंह का इलाका, आज तक कोई हरा नहीं पाया। गाजियाबाद जनरल साहब यहां से उतरे हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का इलाका, महेश शर्मा दोबारा। बुलंदशहर, ये भी एक ऐसा इलाका है बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। अलीगढ़, ये सभी सीटों पर 10 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप लखनऊ से जुड़ चुके हैं, राहुल भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नवा टाइम्स के एडिटर मौजूद हैं। लेकिन अनूप, आपसे पहला सवाल, लखनऊ में क्या महसूस किया जाता है कि मुजफ्फरनगर के दंगों के मद्देनजर ये चुनाव हो रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह का भाषण होता है, इन सब का मिला जुला प्रभाव बन रहा है? अनूप। बिल्कुल आपने सही कहा प्रसून, मिला जुला प्रभाव है ये, क्योंकि जहां पे ये चुनाव की शुरुआत हो रही है वो इलाका मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है जहां पर दंगे हुए। इसलिए ये चुनाव कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इन चुनाव में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, वो मेरठ और गाजियाबाद, और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट है और वो है बुलंदशहर। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी का जो मैजिक है वो यहां पर चलता है, या फिर जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, उसका चलता है। तो ये काफी दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए भी है कि इन 10 सीटों में 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इन सीटों को अपने पास बचा पाएगी, ये भी देखना होगा। आपने एक जिक्र नहीं किया अजीत सिंह का। अजीत सिंह का भी गढ़ यहीं पर है, और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में टकराव हुआ था, तो ऐसे में क्या लगता है कि अजीत सिंह चूंकि खड़े हैं कांग्रेस के साथ, ये समीकरण कहीं उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है? ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक हल्के हैं, कि अजीत सिंह का जो गठजोड़ हुआ है कांग्रेस से, वो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि दंगों के बाद बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है कि वो अपनी पोजीशन को इन क्षेत्रों में मजबूत कर सके। लेकिन जाट बाहुल इलाका है, अजीत सिंह के पास 2 सीटें हैं। अब गुस्सा कांग्रेस के प्रति है लोगों में, तो इसलिए यह माना जा रहा है कि अजीत सिंह का मैजिक इस बार हो सकता है कि सर चढ़कर न बोले। जो सीटें उनके पास बची हैं वो बचा ले जाए, वो बड़ी बात होगी उनके लिए। जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। रामकृपाल जी, अजीत सिंह बागपत से चुनाव लड़ते हैं, और ये फैक्ट है कि दरअसल जाट बहुल इलाकों में उनकी पहुंच और पकड़ है। दंगों में टकराव बहुत सीधा था जाट और मुसलमानों का। मुस्लिम पारंपरिक वोट बैंक कांग्रेस कर रहा है। इस चुनाव में आप क्या देखते हैं कि विकल्प किसके पास क्या हो सकता है? प्रसून जी, ये चर्चा से पहले एक दो सवाल अगर हम लोग खुद आपस में बात करें, कि पहली बात तो है, इस बार का जो इलेक्शन है वो बाकी इलेक्शन की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है। और अभी हाल ही में नवंबर में संपन्न विधानसभाओं के चुनाव देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों जगह महंगाई थी, दोनों जगह कमोबेश, ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग है कहीं करप्शन नहीं था, दोनों जगह था। एक जगह पे, यानी अगर जयपुर और भोपाल में आप देखें तो आलू या गोभी या जो भी रहा हो, महंगाई में कोई फर्क नहीं था। जितनी मार जयपुर में पड़ी है उतनी ही मार भोपाल में ही पड़ी है। लेकिन भोपाल में सरकार लौट करके आती है और जयपुर में बिल्कुल पलट जाता है मामला। कहने का अर्थ यह है कि विधानसभा के चुनाव भी केंद्रीय राजनीति की विफलता पर लड़े गए हैं। यानी विधानसभाओं में भी जनता को केंद्रीय राजनीति पर इतना ज़्यादा विरोध था कि उसने कांग्रेस को माफ़ नहीं किया, यूपीए को। तो आप ये सोचिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जब विधानसभा में सेंटर था तो लोकसभा में सेंटर रहेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि जो वोट कांग्रेस विरोधी है, यूपीए विरोधी है, जैसा विधानसभा में मालूम पड़ गया, वही कमोबेश पूरे देश की नब्ज है। अब सवाल यह है कि जो एंटी कांग्रेस या एंटी यूपीए वोट है
उसके सामने वो किसको वोट दे, उसके सामने कौन सा विकल्प है, क्योंकि विकल्प साफ है। वो केंद्रीय राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय राजनीति चलते विधानसभा तक में लोगों ने उसका असर दिखा, तो किसको वोट दे। चलिए अगर वो मोदी विरोधी है, अगर वो मान लीजिए कि भाजपा और वो यूपीए और एनडीए विरोधी वोट है, तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। अब आप अगर कश्मीर से शुरू करें, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से, कश्मीर के बाहर वो नहीं है, उसके नीचे आप उतरते हैं, अब पंजाब और थोड़ी देर के लिए हरियाणा को अगर छोड़ दीजिए तो राजस्थान में कोई ऐसा, या वहाँ बीजेपी ही है। उससे नीचे उतरिए, अगर आप बिहार और बंगाल आइए तो ममता बनर्जी जो अन्ना हजारे के कहने के बावजूद, अपील के बावजूद, जहाँ 3000 आदमी पहुँचते हैं, यानी बंगाल के बाहर वो भी जीरो हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम जी उत्तर प्रदेश के बाहर कितनी सीटें ले सकते हैं। यानी अगर आप वहाँ से नीचे चलते जाएं पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सिवाय ये कि अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने छाते में के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, वो नरेंद्र मोदी, जो इस समय साफ नहीं, साफ हम इस पे आते हैं। एक सवाल ये था, मंडल ने जातीय समीकरण बनाए जी, कमंडल ने अयोध्या कांड को लेकर जिस तरीके से धर्म के हिसाब से बांटा स्थितियों को, पहली बार सवाल यह है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में जो वोट बैंक अजीत सिंह के पास था, अगर वो अजीत सिंह से आश्रय नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा। वह मुसलमान जो कांग्रेस के साथ खड़ा था, कांग्रेस की फिसलन देश भर में है, वो कहाँ शिफ्ट होगा। सत्ता मुलायम की यूपी में, उससे भी उसको आश्रय नहीं मिल रहा है, बची मायावती, अब वो क्या करेगा। सवाल इसलिए ये था। एक मिनट, हम इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं। हमारे संवाददाता ने चूंकि बात की देवबंद में, जो वहाँ पर उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की, हम उनकी एक आवाज़ आपको सुनाते हैं। एक अंदेशा है कि दरअसल कितनी तीखी लकीर उत्तर प्रदेश के भीतर खींची जा रही है। पहले उनकी आवाज़ सुनिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, और मैं दे चुका हूं, अपने पैसे से दे चुका हूं। हराम है जो किसी पार्टी से मैंने पैसा लिया हो। मैं ये कहता हूं कि दो नजरियात की लड़ाई है। वो नजरिया जो इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाना चाहता है, मुत्तहिद होकर के उस नजरिए को मैदान से धकेलो, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकुलर माइंड किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, जमा होकर के उस कैंडिडेट को आगे बढ़ा दो। मेरा ये एक बहुत साफ और सुथरा नजरिया है। कहीं बीएसपी का बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ा दो। कांग्रेस का बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ा दो। समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, आगे बढ़ा दो। आपका आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा दो। बीजेपी को न आने दो। अगर आएगी तो उसका भुगतान सब भुगतेंगे, अक्सरियत भी और अकलियत भी। मुल्क से चैन और अमन जाएगा, और सबसे ज्यादा जो भुगतेगी वो मुस्लिम अकलियत। पर आप ये कहेंगे, मेरा एक नजरिया है, मैं उस नजरिए के अंदर आजाद हूँ। रामकृपाल जी, हम रिपोर्टर के पास जाएं उससे पहले एक चीज आपसे जरा जानना चाहेंगे। ये जो एक तीखी लकीर है, मुरादाबाद में 46% मुसलमान, सहारनपुर में 39% मुसलमान, मुजफ्फरनगर में 38%, मेरठ में 33%, गाजियाबाद में 24%। अगर एक तीखापन समाज के भीतर नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आ गया है, नरेंद्र मोदी की गूंज पूरे देश में है, लेकिन लकीर खींच रही है, तो ये हिस्सा, मुस्लिम हिस्सा, अगर जातीय समीकरण नहीं टूटता है, बरकरार रहता है, तो ये खतरे की घंटी नहीं है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि एक चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग तमाम टेलीविज़न पर बहस करते हैं कि पोलराइजेशन और ये सेकुलरिज्म, तमाम तरह की चीज़ें। एक बात आप ये समझ लें कि अगर कहीं से भी इस तरह की बात उठती है, जैसे अभी मौलाना बुखारी ने कहा कि फलाना को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, जो भी होता है, तो आप ये समझ लें कि एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल। तो ये पोलराइजेशन जो एक तरफ जितना ही होगा, जितना ही इनसिक्योरिटी की बात की जाएगी माइनॉरिटी की, आप यूँ समझ लें कोई कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए कोई नारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी प्रतिक्रिया में एक दूसरा वर्ग जो है, जिसको आप मेजॉरिटी कह लीजिए, वो ऑलरेडी पोलराइज होना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं कि इन स्थितियों को बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन अभी जैसे इन्होंने, आपने जिनकी बात सुनाई, लेकिन मैं एक और पहलू बता रहा हूं। आजकल मुजफ्फरनगर के वहाँ एक शेर बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वही के किसी भुक्तभोगी ने लिखा है कि तुम संवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। अब आप इससे भी एक फीलिंग, हम बात आगे बढ़ाए। एक कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या जातीय समीकरण इस चुनाव में टूट जाएंगे? अनूप?
बिल्कुल टूट जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे प्रसून जी। आप चाहे बिहार का उदाहरण लीजिए, चाहे राजस्थान का, या जैसा कि राम कृपाल जी ने भी कहा मध्य प्रदेश का, वो समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश में भी टूटने वाला है।